नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 6 जो है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेसन का अध्ययन करने से पहले ये देखना चाहेंगे कि वास्तव में जो 3 बोर्ड एग्ज़ाम जो लग चुके हैं उनमें इस लेसन से कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। ये जो लेसन है वो 4 नंबर का लेसन है और इसमें से 3 प्रश्न आते हैं। 4 नंबर का लेसन है और इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में 3 प्रश्न आते हैं, जिनमें से 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आते हैं और 1 प्रश्न जो है वो 2 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम 2018 का जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले 2018 में राजस्थान के कोटा ज़िले में मिश्रित ग्रामीण अधिवास कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न आया है 1 नंबर का। दूसरा प्रश्न देखिए, धारावी बस्ती में तिपहिया वाहनों का प्रवेश क्यों वर्जित है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है, जिसका प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद में 2 नंबर का जो प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न देखिए, ग्रामीण अधिवास के रेखीय एवं आयताकार प्रतिरूपों के रेखा चित्र बनाइए। इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार आता है। जो ग्रामीण अधिवास हैं उनमें जो प्रतिरूप पाए जाते हैं तो 2 प्रतिरूपों के रेखा चित्र बनवाया गया है। ये 2 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, रेखीय एवं आयताकार प्रतिरूपों के रेखा चित्र बनाइए, ये प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए 2019 में बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आया है 1 नंबर का प्रश्न, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में नदी तट पर प्राय किस प्रकार के अधिवास प्रतिरूप विकसित होते हैं। आपने देखा होगा कि जो नदी है वो लाइनर पैटर्न में प्रवाहित होती है, रेखीय प्रवृत्ति रखती है, रेखीय अपवाह तंत्र होता है नदी का। अब नदी के जो तट होते हैं उन तट के पास में प्राय किस प्रकार के अधिवासों के प्रतिरूप विकसित होते हैं, तो हम जानते हैं कि रेखीय प्रतिरूप विकसित होते हैं। तो बस एक शब्द का ही उत्तर हो गया इस प्रश्न का, है ना। तो ये प्रश्न आए हुए हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, महानगर और वृहत नगर में अंतर बताइए। ये प्रश्न भी 1 नंबर का है। महानगर और वृहत नगर में अंतर बताइए। महानगर को अंग्रेजी में मिलियन सिटी कहते हैं और वृहत नगर को अंग्रेजी में मेगा सिटी कहते हैं, मेगा सिटी भी कहते हैं, और साथ में ही वृहत नगर को मेगा पोलिस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। अब तीसरा प्रश्न देखिए 2019 में जो आया हुआ है, मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य की किन्हीं 4 विशेषताओं को वर्णित कीजिए। तो कॉमन सा क्वेश्चन है ये, 4 विशेषताएं पूछी जा रही हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं, लगभग 15-20 विशेषताएं जो कॉमन प्रकार की विशेषताएं हैं वो आप याद रख सकते हैं उस लेसन में से। ये 2 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए 2020 में जो अभी जो एग्ज़ाम लगा है उसमें 1 नंबर का प्रश्न कौन सा आया है, वृहत नगर किसे कहते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, वृहत नगर किसे कहते हैं, जिसको हम मेगा पोलिस, मेगा सिटी कहते हैं, है ना। तो ये प्रश्न आया हुआ 1 नंबर का। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, बस्ती किसे कहते हैं। बस्ती मतलब अधिवास, सेटलमेंट, बस्ती किसे कहते हैं, ये भी 1 नंबर का प्रश्न आया है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, वर्ताकार एवं रेखीय प्रतिरूप का आरेख बनाइए। वर्ताकार एवं रेखीय प्रतिरूप का आरेख बनाइए। तो ये भी ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप हैं, लगभग 12-13 ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप दिए हुए हैं। तो उन प्रतिरूपों के जो डायग्राम हैं, जो चित्र हैं, वो बनवाया जा रहा है। 2018 में भी इस प्रकार का एक प्रश्न आया और 2020 में भी ये प्रश्न आया हुआ है, वर्ताकार एवं रेखीय प्रतिरूप का आरेख बनाइए। तो रेखीय प्रतिरूप ही 2018 में आया है और रेखीय प्रतिरूप भी यहाँ आ गया। 2019 में वृहत आ रहा है, अंतर में आया है वहाँ पे, लेकिन 2020 में वृहत किसे कहते हैं इस रूप में आ गया, है ना। तो कई प्रश्न रिपीट भी हुए हैं कुछ। तो ये तो हो गई 18, 19 और 20 में जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उनकी बात। अब हम बात करते हैं आज के लेसन की। तो लेसन का नाम तो आपको पता चली गया, PDF मैंने इस लेसन का डाल दिया था। तो लेसन का नाम देखिए, यहाँ पे लेसन नंबर हम 6 पढ़ रहे हैं।
और नाम है मानव अधिवास। क्या है? मानव अधिवास, ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अधिवास जो है ये आपने कर लिया होगा, अधिवास शब्द, और उसके आगे देखिए अधिवास किसे कहते हैं। मानव अधिवास मानव सभ्यता व संस्कृति के सूचक माने जाते हैं। कहने का मतलब हम मानव के द्वारा निर्मित जो आवास हैं उन आवासों को देख करके ही मानव की सभ्यता व संस्कृति का अनुमान लगा लेते हैं, है ना भाई। किस प्रकार की सभ्यता रही होगी, किस प्रकार की संस्कृति रही होगी, मानव के आवास या मानव के अधिवास जो है उनको देख करके हम इस प्रकार का अनुमान लगा लेते हैं। मानव निर्मित घरों को मानव अधिवास कहते हैं। देखिए सामान्यतः जो मानव निर्मित जो घर होते हैं उनको मानव अधिवास कहते हैं, है ना। और अब इसके बाद में ये जो 2 लाइनें हो गई ना अधिवास में, उसके बाद में यहाँ से आपको क्या लिखना था, आपको ये लिखना था जो मैंने मैसेज के रूप में भी आपको बता दिया था। क्या लिखना था? पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। और इसी के साथ में जोड़ते हुए और क्या लिखना था? मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहते हैं। ठीक है ना। ये इतना लिखना था जो मैंने मैसेज के रूप में बोला था। और इसके नीचे देखिए ये आ गई कार्लो सावर की परिभाषा, कार्लो सावर, है ना। तो कार्लो सावर की परिभाषा के ऊपर जो अभी मैंने पढ़ा है पेन से लिखा हुआ मैटर, वो लिखना था। तो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो पेंसिल से फिर आप अब लिख लेना, वीडियो देखने के बाद में लिख लेना। यहाँ पे कार्लो सावर के अनुसार मानव अधिवास किसे कहते हैं? मानव निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्यों को मानव अधिवास कहते हैं। आपको पता होगा कि जो सांस्कृतिक जो भूदृश्य होते हैं, मतलब आप अपने आसपास में मकान देखते हो, मानव के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक भूदृश्य देखते हो। कल्चरल ज्योग्राफी का फादर कौन है? कार्लो सावर है। सांस्कृतिक भूगोल का पिता किसे माना जाता है? कार्लो सावर को। तो विभिन्न प्रकार के जो मकान देखते हो, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें देखते हो, सड़क देखते हो, पुल देखते हो, मेट्रो जो ट्रेन जो होती है उसकी जो ऊपर वाली जो लाइनें देखते हो, है ना, रेल की पटरियां देखते हो, विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े बांध देखते हो, डैम देखते हो, एनीकट देखते हो, ये सब जो है मानव निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे हम बात करें। प्राचीन समय में मानव स्थानांतरण के साथ अधिवास भी बदलता था। क्योंकि मानव की जीवन शैली घुमंतू प्रवृत्ति की थी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में अगर हम बात करें तो मानव एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। मतलब एक जगह स्थायी निवास नहीं करता था मानव, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर। जल और जो भोजन है, इन जल और भोजन की तलाश में मानव एक स्थान से कई कई किलोमीटर दूर जो है, कई कई मीलों की दूरी को पार करता हुआ चलता रहता था। तो अधिवास भी बदलता था। मानव स्थानांतरण के साथ अधिवास भी बदलता था। स्थानांतरण के साथ साथ अधिवास भी बदलता था। यहाँ पे एक साथ और लिख देना, आप वाक्य सही हो जाएगा। यहाँ पे एक साथ और लिख देना, प्राचीन समय में मानव स्थानांतरण के साथ साथ अधिवास भी बदलता था। क्योंकि मानव की जीवन शैली कैसी थी? घुमंतु का मतलब होता है घुमक्कड़ प्रवृत्ति का। मानव एक जगह स्थायी निवास नहीं करता था, वो घूमता हुआ भोजन और जो जल है उसकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता रहता था, प्रवास करता रहता था। ठीक है ना। अब देखिए, किंतु वर्तमान समय में मानव स्थान परिवर्तन तो करता है। वर्तमान समय में क्या हो गया? मानव स्थान परिवर्तन तो करता है लेकिन अधिवास नहीं करता। क्योंकि मानव ने क्या कर लिया? अधिवास स्थायी रूप से बना लिए और स्थायी रूप से वो एक जगह मतलब आवास, मकान, घर वगैरह बना करके रहने लगा।
तो मानव वर्तमान समय में लंबी लंबी दूरियों तक स्थानांतरण करता तो है। जैसे कोई आदमी विदेश में गया, या आप जैसे गुजरात गए, मतलब जम्मू कश्मीर गए, केरल गए, तो आप जाकर के वापस आ रहे हैं ना, मतलब आप अपना जो घर है वो साथ थोड़ी लेके गए हैं, नहीं है ना। तो ये आपका जो आवास है वो स्थायी हो गया। अब आप लंबी लंबी दूरियों तक जा तो रहे हैं, लेकिन वापस अपने घर ही तो आ रहे हैं ना, तो स्थायी निवास करने लग गया मानव वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में अधिवास, मानव स्वयं तो स्थानांतरण करता है, लेकिन अधिवास तो स्थायी है, इसलिए वो तो स्थानांतरण नहीं कर पाते। क्योंकि वर्तमान समय में मानव के द्वारा स्थायी अधिवास बनाए जाते हैं। मानव ने क्या कर लिया, स्थायी अधिवास बनाना प्रारंभ कर दिया, इसलिए मानव स्वयं स्थानांतरण करता है, अधिवास स्थानांतरण नहीं करते। मानव निर्मित अधिवास स्थायी व मानव निर्मित जो अधिवास है, अधिवास मतलब सेटलमेंट, जो आवास हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अस्थायी व स्थायी दो प्रकार के होते हैं। मानव निर्मित जो अधिवास हैं वो अस्थायी, सबसे पहले मानव किस प्रकार के अधिवास बनाता था, अस्थायी प्रकार के, मतलब एक स्थान पर वो नहीं रहता था, तो अपने जैसे मान लीजिए वो तंबू बनाता है कि या छोटा मोटा जो भी घर वगैरह बनाता है मौसम से बचने के लिए, तो वो उनको मतलब कुछ दिनों के लिए एक स्थान पर रुकता है, उसके बाद में वहाँ से फिर वो दूसरे स्थानों की ओर गमन कर जाता है ना। तो इस प्रकार से वो अस्थायी प्रकार के अधिवास बनाता था। और वर्तमान समय में मानव कौन से अधिवास बनाता है, स्थायी प्रकार के अधिवास बनाता है। तो मानव अपने विकास का जो पथ है उसमें अस्थायी अधिवास से स्थायी अधिवास की ओर अग्रसर हुआ है ना। तो इस अस्थायी व स्थायी तथा सघन व एकाकी प्रवृत्ति के होते हैं। मानव के जो अधिवास होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, अस्थायी, स्थायी तथा सघन व एकाकी। सघन का मतलब होता है संकुल, सघन में मतलब बहुत से घर या बड़ा परिवार होता है सघन अधिवासों में। और एकाकी प्रवृत्ति के जो अधिवास होते हैं उनमें दो या दो से कम लोग निवास करते हैं, और घरों की जो संख्या होती है वो भी कम होती है, तो एकाकी प्रवृत्ति के होते हैं। सघन प्रकार के अधिवासी मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, और एकाकी प्रकार के अधिवासी मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे गंगा यमुना का जो मैदानी जो क्षेत्र है उनमें सघन अधिवास पाए जाते हैं, जबकि आपका जो पश्चिमी राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसमें सघन अधिवास नहीं पाए जाते, उसमें दूर दूर अधिवास पाए जाते हैं, क्योंकि मानव के योग्य वहाँ पे जो जलवायु जो परिस्थितियाँ हैं वो इतनी अनुकूल नहीं है कि वहाँ पे सघन या डैन जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे पनप सके। डैन पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं पनप सकती, क्योंकि वहाँ पे थार मरुस्थल है, और थार मरुस्थल की विशेषताएं क्या होती हैं हम जानते हैं सारी चीज़ें। अधिवास से तात्पर्य, अब देखिए आपकी किताब जो है उसमें अधिवास की जो डेफिनेशन है वो विडाल्डी लाब्लास महोदय ने दी है। अधिवास से तात्पर्य विडाल्डी, यहाँ पे ये लिखना था, और बलास आप जानते हो ना, बलास, विडाल्डी लाब्लास, ये ठीक है ना। यहाँ पे डी तो लिख दिया, अब डी के बाद में ला आएगा और फिर बलास आएगा, विडाल्डी लाब्लास, ठीक है ना। तो ये लास ही लिखा हुआ है तो आप लाब्लास लिख देना, ठीक है, विडाल्डी लाब्लास। विडाल्डी लाब्लास के अनुसार मानव द्वारा स्वयं के आवास, परिभाषा क्या दी है इन्होंने, मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना को ही अधिवास कहते हैं। मानव स्वयं के जो आवास होते हैं, एक तो स्वयं के लिए आवास बनाता है, और जो वो संपत्ति पर्यावरण से जुटाता है, उस संपत्ति को रखने के लिए जो वो एक संरचना निर्मित करता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं, ठीक है ना। तो ये विडाल्डी लाब्लास की परिभाषा आप याद कर लेंगे। आज जो हम वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं उसमें सिर्फ अधिवास से तात्पर्य क्या है वो ही क्वेश्चन मेजर रूप से बनने वाला है। अधिवास किसे कहते हैं, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, जो अभी 2020 में बस्ती किसे कहते हैं, बस्ती का मतलब अधिवास ही होता है, बस्ती का मतलब क्या होता है, अधिवास। तो बस्ती किसे कहते हैं, अधिवास किसे कहते हैं, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम भी ये प्रश्न आ सकता है। मानव अधिवासों की उत्पत्ति, अब मानव जो अधिवास हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार से मानव अधिवासों की उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार से उनका विकास हुआ है, वो सारी चीज़ें हम इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। मानव अपने प्रारंभिक जीवन काल में
आखेट व संग्रह प्रवृत्ति का होता था। मानव मतलब अपने प्रारंभिक जीवन काल में एक तो आखेट किया करता था मतलब शिकार, और एक संग्रह मतलब वनोत्पाद संग्रह, जो कंदमूल फल आदि जो हुआ करते थे प्रकृति में या पर्यावरण में, जो वनस्पति के अंतर्गत जो भी मतलब जीवन योग्य जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी उनका वो संग्रह करता था, है ना, भोजन सामग्री का संग्रह करता था। तो एक तो आखेटक हुआ करता था, एक संग्रह हुआ करता था, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जो खाद्य पदार्थ हुआ करते थे, खाने की जो चीज़ें हुआ करती थी उनका संग्रह करता था। आगे चलकर जैसे जैसे मानव ने विकास किया तथा पशुपालन व कृषि कार्य करने लगा, फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने मतलब बुद्धि और चातुर्य का परिचय देते हुए मानव ने मतलब जंगली पशुओं को पालतू पशुओं के रूप में पालने लगा, और कृषि कार्य मतलब प्रकृति से विभिन्न प्रकार के जो बीज हैं उनका एकत्रण किया, विभिन्न प्रकार के बीजों का एकत्रण किया और उनको कृषि के रूप में बोने लगा और कृषि कार्य करने लगा। तो मतलब पशुपालन और कृषि कार्य, जैसे ही मानव ने पशुपालन और कृषि कार्य करना प्रारंभ किया वैसे ही उसको मतलब इस प्रकार की आवश्यकता महसूस होने लगी कि स्थायी अधिवास वो बनाने लगता है ना। पशुपालन व कृषि कार्य करने लगा तो मानव को स्थायी अधिवास की आवश्यकता महसूस होती है पशुओं को रखने के लिए, और कृषि से प्राप्त जो विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है, खाद्य जो सामग्री है, खाद्य जो पदार्थ हैं उनको रखने के लिए उसे स्थायी अधिवास बनाने की आवश्यकता महसूस होती है, और इसी क्रम में वह स्थायी अधिवास बनाता चला जाता है। तो इस प्रकार से वो स्थायी अधिवास बनाता है। प्राचीन समय में सभी मानव बस्तियाँ पशुचारकों व कृषकों पर ही आधारित थी। पशुचारक किसे कह रहे हैं, जो पशुओं का पालन करते हैं उनको, और कृषक किसे कह रहे हैं, जो कृषि कार्य करते हैं उनको। तथा तीव्र गति से जनसंख्या के बढ़ने व परस्पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने के कारण, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है और परस्पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने के कारण अधिवासों में वृद्धि होती है। जनसंख्या बढ़ेगी तो आपने देखा होगा ना, आपके आसपास में जैसे आपके पिताजी कितने थे, 2 भाई हैं, आप उनके 4 हो तो आपको भी 4 मकानों की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ने से और साथ में ही संघर्ष की स्थिति, भाई आपने देखा होगा कि पड़ोसी अपने ऊपर अतिक्रमण नहीं कर दे, है ना। मतलब भारत विकास क्यों कर रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का डर है। अब चीन और पाकिस्तान के डर से भारत अधिक शक्तिशाली बन रहा है ना। तो मतलब संघर्ष की स्थिति के कारण दूरी बढ़ाते हुए अधिवासों में वृद्धि होती है, अधिवास बढ़ने लगते हैं। कालांतर में मानव ने निश्चित दूरियों पर, बाद में क्या किया, मानव ने निश्चित दूरियों पर अधिवास बनाना प्रारंभ कर दिया। निश्चित दूरियों पर मतलब 2 मकानों या 2 अधिवासों के मध्य में जो दूरियां हैं वो निश्चित हो गई। एवं उत्पादन में वृद्धि से व्यापार व परिवहन का विकास हुआ। उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि होती है उसमें व्यापार और परिवहन का भी विकास होने लगता है, जिससे पुराने गाँवों का आकार बढ़ने के कारण, पुराने गाँव जो हैं उनका आकार बढ़ने के कारण नगरों का विकास प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे जब पुराने गाँव में बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने लगी तो पुराने गांव ही नगरों के रूप में विकसित हो जाते हैं। जैसे 5000 ईसा पूर्व मिस्र की सभ्यता आप जानते हो। मिस्र की सभ्यता को क्या कहते हैं, नील नदी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, दजला फरात जो नदियां हैं इनका वर्तमान नाम क्या है, यूफ्रेटस और टिग्रिस। यूफ्रेटस और टिग्रिस। ये 2 नदियां हो गई ना, यूफ्रेटस और टिग्रिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं, मतलब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, आदि नदियों की घाटियों में विशाल नगरों की उत्पत्ति व विकास हुआ है। मानव अधिवासों की उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में अधिवासों को बांटा गया है। जो मानव अधिवासों की जो उत्पत्ति है उसके आधार पर अधिवासों को 2 भागों में बांटा गया है, जो ऊपर भी हमने बात कर ली, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। मानव के द्वारा सबसे पहले कौन से प्रकार के अधिवास बनाए जाने लगे, अस्थायी प्रकार के अधिवास, क्योंकि मानव का जो प्रारंभिक जो समय रहा है वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का रहा है। मानव
मतलब एक जगह स्थायी अधिवास बना करके नहीं रहता था उस समय, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस प्रकार से वह मतलब अपने पूरे जीवन काल में घूमता हुआ ही जीवन यापन करता था, घुमक्कड़ जीवन यापन ही करता था। इसलिए मानव को कभी स्थायी अधिवास बनाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई और उसके द्वारा अस्थायी प्रकार के अधिवास ही बनाए जाते थे, जो तंबू प्रकार के हुआ करते थे, है ना। तंबू बना लिया यार, ये लो साहब 5-4 रोज़ रहना है। जैसे आपने आसपास देखा होगा, जो बाड़मेर या जो पश्चिमी राजस्थान से जो चरवाहे आते हैं, अपने जैसे भेड़ लेके आते हैं, ऊँट लेके आते हैं, आपने आसपास देखा होगा ना, तो वो क्या करते हैं, वो अस्थायी प्रकार के घुमक्कड़ जीवन यापन ही तो करते हैं वो लोग, और अस्थायी प्रकार का अधिवास बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने पशुओं को चराते हुए आगे बढ़ते हैं। और अस्थायी अधिवासों से ही मानव स्थायी प्रकार के अधिवास धीरे धीरे बनाने लगता है। सबसे पहले हम अस्थायी अधिवास जो हैं उनकी हम बात करेंगे। प्राचीन काल में मानव के द्वारा आखेट, एक तो आखेट हो गया, एक मौसम की अनुकूलता व प्रतिकूलता, मौसम की अनुकूलता व प्रतिकूलता, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है दोनों के बीच में। अनुकूलता मतलब अच्छा मौसम और प्रतिकूलता मतलब खराब मौसम। पशुचारण एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अल्प समय के लिए अस्थायी प्रकार के अधिवास बनाए जाते थे। एक तो क्या है कि आखेट करने के लिए एक जो जलवायु प्रतिकूल या अनुकूल जो जलवायु है उसके कारण, एक पशुचारण या पशुओं को चराते समय, और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण जंगली जानवरों से खुद की सुरक्षा के लिए, मतलब कम समय के लिए ही अस्थायी प्रकार के अधिवास बनाए जाते थे। वर्तमान समय में नागा जनजाति कहाँ पे निवास करती है? नागालैंड में, के द्वारा स्थानांतरण कृषि के लिए, कौन सी कृषि के लिए? स्थानांतरण, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब झूमिंग कृषि, जिसे आप उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि के नाम से जानते हो। तो स्थानांतरण कृषि के लिए अस्थायी प्रकार के अधिवास बनाए जाते हैं। आज भी वर्तमान समय में भी अस्थायी प्रकार के अधिवास बनाए जाते हैं नागा जनजाति के लोगों के द्वारा। अन्य जनजातियों के रूप में मध्य एशिया के स्टेपीज, मध्य एशिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपीज, पी के बाद में जय और है, ये वाला जय, ठीक है ना। स्टेपीज मैदान जो है उनमें खिरगीज जनजाति के द्वारा, खिरगीज ये खी लिखा हुआ है, गीज, समझ गए। खिरगीज जनजाति के द्वारा तंबुओं का निर्माण किया जाता है। खिरगीज जनजाति के द्वारा कौन से आवासों का निर्माण किया जाता है? तंबू बनाए जाते हैं इन लोगों के द्वारा, जो अस्थायी प्रकार के हैं। एस्किमो जनजाति के द्वारा ग्रीष्म काल में रेंडियर व सील मछली की खाल से सूपिक्स को ही हम क्या कहते हैं? ट्यूपिक्स कहते हैं। सूपिक्स या ट्यूपिक्स प्रकार के अधिवास बनाए जाते हैं। ग्रीष्म काल में रेंडियर व सील मछली की खाल से ये लोग ये बनाते हैं। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो? ग्रीष्म काल शब्द के बाद में क्या लिख सकते हो? इग्लू को छोड़कर, क्योंकि इग्लू शीतकाल में इन लोगों के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि ये बर्फ़ का घर होता है ना भाई। गर्मियों में तो ये बना नहीं सकते, क्योंकि बर्फ़ तो पिघल जाएगी फिर, है ना। तो शीतकाल में ये लोग, तो ग्रीष्मकाल शब्द के बाद में ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं इग्लू को छोड़कर। कहाँ पे लिखेंगे? ग्रीष्मकाल शब्द के बाद में ब्रैकेट में लिखेंगे, और फिर ऐसी कैसी लाइन उतार देना। उपरोक्त जनजातियों के अलावा अरब और सहारा जो डेजर्ट हैं उनमें बद्दू जनजाति के द्वारा, कौन सी जनजाति? बद्दू जनजाति के द्वारा, राकीज पर्वतीय क्षेत्रों के रेड इंडियंस जनजाति के द्वारा, अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में निवास करने वाली बुशमैन जनजाति के द्वारा। बुशमैन जनजाति क्या बनाती है? बुशमैन जनजाति के जो निवास के जो क्षेत्र, मतलब जो समूह होते हैं उनको क्या कहते हैं? वैर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? वैर्फ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बुशमैन के आगे ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे? जनजाति के आगे लिखना यहाँ पे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? वैर्फ। तथा राजस्थान के मारवाड़ का मतलब होता है जोधपुर वाला जो क्षेत्र है। जोधपुर और जोधपुर के आसपास वाले जो ज़िले हैं उनको मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ क्षेत्र की रेबारी जनजाति के द्वारा, रेबारी है, गायरी है एवं बंजारी जनजाति के द्वारा अस्थायी प्रकार के अधिवास बनाए जाते हैं। अब देखिए स्थायी अधिवासों की हम बात करें, सभी विद्वानों का मानना है कि उत्तर पाषाण काल
एक तो पाषाण काल है, एक उत्तर पाषाण काल है ना, एक मध्य पाषाण काल है। तो उत्तर पाषाण काल से पहले का जो समय है, जिसका समय क्या माना गया है, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व, ये समय है किसका, उत्तर पाषाण काल का। उत्तर पाषाण काल का, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, जिसमें पत्थर के औजार बनाए जाते थे, पत्थरों के ही विभिन्न प्रकार के जो हैं बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, है ना। जैसे ही मानव ने पशुपालन, स्थायी कृषि कार्य एवं समूह में रहना प्रारंभ किया, तभी से स्थायी अधिवासों का प्रारंभ माना जाता है। मतलब स्थायी अधिवासों की अगर हम फैक्ट के रूप में बात करें तो वास्तव में जो फैक्ट के रूप में बात करते हैं तो उत्तर पाषाण काल के समय से ही मानव के द्वारा स्थायी अधिवास बनाए जाने लगे हैं। किसी भी मानव अधिवास के स्थायित्व के लिए, स्थायित्व का मतलब होता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक तो स्थानीय सिंचित संसाधन, स्थानीय या क्षेत्रीय जो है सिंचाई के साधन कौन से हैं, सॉरी ये चीज़ नहीं है। सिंचित का मतलब भंडार जो है संसाधनों के, रिसोर्स के भंडार जो है ना, उनकी बात कर रहे हैं। सिंचित का मतलब होता है भंडारण, किनका, संसाधनों का। स्थानीय सिंचित भंडारण, अगर किसी स्थान विशेष पर स्थायी अधिवास बनेंगे तो उनके बनने के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो स्थानीय सिंचित जो भंडार हैं संसाधनों के, उनका होना जरूरी है। बाह्य विश्व से संबंध कैसे हैं उस क्षेत्र के, ये भी एक उत्तम कारक माना जाता है। भावी उन्नति की संभावनाएं कैसी हैं, उस क्षेत्र में भावी विकास की संभावनाएं हैं कि नहीं है। एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा उस क्षेत्र में अच्छी है कि नहीं है। एक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक, ये सब कारक जो हैं 5 कारक यहाँ पे दिए हुए हैं। स्थायित्व के लिए, अधिवास के स्थायित्व के लिए निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद में मानव अधिवासों का निर्माण निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब क्यों आवश्यकता पड़ती है मानव का अधिवास बनाने की, मानव बगैर अधिवासों के नहीं रह सकता क्या। तो ऐसे कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए मानव अधिवास बनाता है, ठीक है ना। तो ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति ऐसे कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति करने के लिए मानव को अधिवासों का निर्माण करना पड़ता है। तो देखिए पहला तो क्या है, भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए, भौतिक वातावरण जो है जैसे सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, इनसे बचने के लिए मानव अधिवासों का निर्माण करता है। जैसे मौसमी परिस्थितियों की सुरक्षा हेतु, मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा हेतु, जो सर्दी गर्मी जो मैं बता रहा हूँ उनसे सुरक्षा के लिए भौतिक वातावरण क्या हो गया, फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उसकी कठोरता को कम करने के लिए। भाई एक तो बारिश में ही आप भीगते रहोगे, एक अपने मकान में चले जाओगे तो नहीं भीगोगे ना, वही चीज़ है यहाँ पे। सर्दी में आप बाहर ठिठुरते रहो और आवास होगा तो आप सर्दी से ठीक रहोगे। खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु, आपने देखा होगा आपके घर में भी साल भर का राशन घर पे होगा ना। खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु, उपयोगी जो भी आपकी वस्तुएं हैं उनको रखने के लिए, और जो खाद्य वस्तुएं हैं उनको रखने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है किसकी, अधिवास की। जंगली जानवरों, पशुओं को सुरक्षा हेतु, पशुओं को रखने के लिए भी आप अधिवास बनाते हैं। और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ तो जंगली जानवर नहीं है, भाई पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के तो देखो आप, जंगल वाले जो सघन जो वन वाले जो क्षेत्र हैं, डेन फॉरेस्ट वाले जो क्षेत्र हैं, उनके पास में जाकर के तो देखो आप, वहाँ पे जंगली जानवर दिन को ही लोगों की जान को वहाँ पे खतरा बना रहता है ना। तो जंगली जानवरों सुरक्षा के लिए भी अधिवासों की आवश्यकता महसूस होती है। सामाजिक व सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षणिक कह सकते हैं और शैक्षिक कह सकते हैं। एजुकेशन वाली बात हो रही है यहाँ पे, शैक्षिक या शैक्षणिक कार्यों के लिए भी अधिवासों की आवश्यकता पड़ती है। पारिवारिक व विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, परिवार में वंशवृद्धि के लिए भी आपको अधिवास की आवश्यकता पड़ती है। और विलासितापूर्ण, जब आप कोई काम करके आते हो, जब थक जाते हो तो आपको आराम करने के लिए अच्छा घर चाहिए ना, तो उस अधिवास की भी ये भी एक कारण है
पारिवारिक व विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, है ना, तो उनके लिए भी अधिवासों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए 5 बिंदु हैं ये। इन 5 बिंदुओं के लिए या इन सब के लिए, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव अधिवासों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे भाई कौन कौन से कारक हैं जिनकी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए मानव अधिवास बनाता है। तो ये कारक हैं, है ना। तो ये ऐसे कॉमन से क्वेश्चन हैं। तो आज वीडियो वैसे भी बड़ा हो गया, तो आगे की बात हम कल करेंगे, ठीक है ना। आगे की बात हम कल करेंगे।